हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू a new chapter and the title of the story is Three Questions and it is written by Leo Tolstoy. टॉल्स्टॉय, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है या नहीं सुना है? तो अगर नहीं सुना है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा लेखक के बारे में जानना चाहिए, टॉल्स्टॉय के बारे में जानना चाहिए। So Leo Nikolaevich Tolstoy was born in Russia in 1828. He served in the Russian army from 1851 to 56. He was a nobleman who owned a great deal of land but felt it was his duty to give it away and lead a simple life. He came to be a firm believer in non-violence. So do you remember non-violence? तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था रसिया में 1828 ईस्वी में। एंड व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ लियो टॉल्स्टॉय? हिज फुल नेम वाज लियो निकोलोविच टॉल्स्टॉय। उन्होंने रशियन आर्मी में 1851 से लेकर के 1856 तक काम किया है। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के आदमी थे। उनके पास में काफ़ी ज़मीनें थीं, लेकिन वो अक्सर इस तरह की बातें सोचते थे कि नहीं, इतना सारा कुछ मुझे लेकर के क्या करना है। ही वांटेड टू गिव इट अवे एंड लीड ए सिंपल लाइफ। वो एक सीधी सादी ज़िंदगी जीना चाहते थे और साथ साथ में उनका अहिंसा, नॉन वायोलेंस में बहुत ज़्यादा विश्वास था। और यहाँ पर मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि नॉन वायोलेंस, अहिंसा का नाम आपने पहले कहाँ सुना होगा? वेरी सिंपल थिंग, जब भी हम लोग महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, we talk about non-violence, अहिंसा, है ना? So Mahatma Gandhi was greatly influenced by his writing. His tales give a true picture of the life of the Russian peasants. तो अपने जो महात्मा गांधी थे, बापू थे, उन्हें भी टॉल्स्टॉय के लिखे हुए लिटरेचर से बड़ा लगाव था और वो उससे बहुत ही प्रभावित हुआ करते थे। और टॉल्स्टॉय ने अपनी कहानियों में अक्सर क्या लिखा है? उन्होंने रसिया के किसानों के बारे में, फार्मर्स के बारे में लिखा है। He does not tell a story merely to amuse us. He is teaching us a lesson. और टॉल्स्टॉय की जो कहानियाँ होती हैं वो बस एक कहानियाँ नहीं होती हैं, वो बस हमें हंसाने के लिए नहीं होती। अक्सर उसमें से एक लेसन, एक मोरल लेसन निकल करके आता है। उनकी कहानियाँ हमें शिक्षा दे करके जाती हैं, कुछ सिखा करके जाती हैं। War and Peace and Anna Karenina are two immortal classics written by Leo Tolstoy. Immortal classics, अमर रचनाएं। तो वार एंड पीस और अन्ना करेनिना, ये दो रचनाएं हैं, ये दो लिटरेचर उन्होंने लिखा है टॉल्स्टॉय ने, जो आज भी दुनिया में अमर है और अभी भी क्लासिक के तौर पर गिना जाता है इनको। ठीक है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू द स्टोरी। और मैं बच्चों से ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है थ्री क्वेश्चंस, ये डीएवी की इंग्लिश की किताब में भी है। डीएवी के जो बच्चे 8th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी की इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, तो उनकी इंग्लिश की किताब है हनीकॉम, क्लास 7 के बच्चों के लिए। उनके यहाँ किताब में भी ये चैप्टर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही मौजूद है और इसका नाम है थ्री क्वेश्चंस। ओके। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्री रीडिंग टास्क में कुछ चीज़ें लिखी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस दीज थिंग्स विथ यू। सपोज यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू टास्क, विल यू वेट फॉर एन ऑस्पिशियस टाइम और यू विल स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली? डिस्कस विथ योर पार्टनर गिविंग रिजल्ट्स। तो अगर आपको कोई काम शुरू करना हो तो क्या आप उसके लिए एक पवित्र समय, एक शुभ मुहूर्त का इंतजार करोगे या बस उस काम को शुरू कर दोगे? तो इस सवाल को आप अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं, अपने और भी लोगों से चर्चा कर सकते हैं और बताएं, सोचें कि क्या काम करने के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त का होना जरूरी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इंडिविजुअली एंड आंसर द फॉलोइंग। आप सब लोगों को अपने अपने तौर पर ये बातें सोचनी है कि व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन? आपकी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है? और इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, हु डू यू थिंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल? आपकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है?
वेदर दे आर सोल्जर्स, लीडर्स, डॉक्टर्स और प्रीस्ट। आपकी नज़र में सैनिक, नेता, डॉक्टर या पुजारी कौन सबसे इम्पोर्टेंट है? ये जो बातें हैं इनकी चर्चा हम लोग आगे इस कहानी में भी करेंगे, है ना? So now we are going to start the story. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen and to whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो इस कहानी का नाम ही है 3 क्वेश्चंस, और यहाँ हम लोगों ने कहानी शुरू की और शुरू करते ही ये तीनों के तीनों 3 क्वेश्चन हमारे सामने में हैं। तो क्या क्या है ये 3 क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है कि वो राजा जानना चाहता था द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। और उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट पीपुल टू लिसन टू एंड होम टू अवॉइड, कि वो उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन लोगों की बातों को अवॉइड कर देना चाहिए। एंड व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? ही वांटेड टू न्यू दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, कि उसकी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है। तो एक्चुअली में एक राजा था जो जानना चाहता था, 3 सवालों के जवाब जानना चाहता था कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है, उसकी नज़र में कौन से लोग सबसे अच्छे हैं जिनकी बातें उसे सुननी चाहिए और किसकी बातों को अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही साथ कि वो कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे उसे करना चाहिए। और राजा का ये सोचना था कि अगर उसे इन तीनों सवालों का जवाब अच्छे से पता हो, पहले से पता हो, तो उसे कभी कोई गलती नहीं होगी, वो सारे के सारे काम बड़े अच्छे से करेगा। ठीक है? एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टेल हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन एंड हु वेयर द मोस्ट नेसेसरी पीपल एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। और जब राजा के मन में ये ख्याल आया तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने पूरे राज्य में, उनके राज्य में जितने भी शहर गांव थे, सब जगह पर उन्होंने मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दिया, और ये कहा कि जो भी आदमी उनके इन तीनों सवालों के जवाब सही सही दे देगा, वो राजा उसे बहुत बड़ा रिवार्ड देने वाले हैं। तो हम लोग फिर से दोहराते हैं कि उनके सवाल क्या थे? हु वुड टेल हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कौन उन्हें बताएगा कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। हु वेयर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, कौन से लोग बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण आदमी हैं। एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और राजा कैसे जान पाएगा कि उसकी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है। तो जब राजा ने ये अनाउंसमेंट करवा दिया तो आगे क्या होता है वो देखते हैं। एंड लर्नेड मेन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। तो जब राजा ने अपने देश में, अपने राज्य में जनता के बीच में अनाउंसमेंट करवा दिया तो कई सारे बुद्धिमान लोग उनके पास आए होंगे, जो सोचते होंगे कि उनके पास में राजा के इन सारे सवालों का सही सही जवाब है, या राजा को वो अपने जवाबों से कन्विंस कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जितने भी लोग उनके पास में आकर के जवाब देते थे, सबके जवाब अलग अलग होते थे, या आप ऐसा कह लो कि उनके जवाब में ऐसा कोई वजन नहीं था कि राजा कन्विंस हो जाए या मान ले कि हाँ मुझे अपने तीनों सवालों का सही सही जवाब मिल गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो भी विद्वान लोग राजा के पास आ रहे थे, उन्होंने सवालों के जवाब में क्या क्या जवाब सुझाए, उनको क्या क्या बताया। So in reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years, and must live strictly according to it. Only thus said they could everything to be done at its proper time. तो पहले सवाल के जवाब में कई लोगों ने उनको बताया, उन्होंने क्या बताया कि भाई सारी चीज़ें एक प्लानर पर, एक प्लानर का मतलब क्या है कि जिसमें ना साल मेंशन हो, महीने मेंशन हो, तारीखें मेंशन हो,
उस टेबल में लोग पहले ही सारी चीज़ें लिख करके रख लें और उसके बाद उसके हिसाब से काम किया करेंगे तो कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि हाँ उस काम को उन्होंने सही समय पर किया या नहीं किया। लेकिन आप ज़रा सा सोच करके देखो कि क्या आप सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो? क्या आप ईयर प्लानर में सारी चीज़ें लिख करके रख सकते हो? ये तो तभी हो सकता है ना जब आपको सारी बातें पता हो कि हाँ ये चीज़ें इस तारीख को इस समय ज़रूर होंगी। 2 मिनट को हम लोग अभी सोचते हैं कि 2020 में किसको पता था कि कोरोना का इस तरह का इन्फेक्शन होगा और ये दुनिया भर में इतनी बड़ी महामारी के तौर पर फैल जाएगी, लोगों को अपने यहाँ लॉकडाउन्स लगाने होंगे, सड़कें बंद हो जाएंगी, ट्रेन बंद हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे। नहीं पता था ना। तो यही बात है, राजा को कई लोगों ने आकर के बताया कि आप ऐसे करके एक टेबल बना लो और उसमें सारी चीज़ें लिख करके रख लो कि आप इस समय ये काम करोगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो इसी सवाल के जवाब में फिर कुछ और भी लोग आए। उन्होंने क्या बताया? Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself to be observed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help to fix the proper time for everything. तो एक ही सवाल, पहला सवाल कि हमें कौन सा काम किस समय पर करना चाहिए या काम को करने का सही समय क्या है, अलग अलग लोगों ने राजा को अलग अलग एडवाइस दिया, अलग अलग जवाब दिया। एक तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि लोगों ने बताया कि भाई आप एक टेबल बना लो, ईयर प्लानर बना लो, उसके हिसाब से काम किया करो। और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये पहले से बता पाना या तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है कि हम ये काम उस समय में करेंगे। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो भी काम पास में आता है वो करते जाना चाहिए और उसी में से जो सबसे ज़रूरी होगा लोग उसे कर लेंगे, उसको सबसे पहले कर लेंगे। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति ने राजा को सही सही जवाब नहीं दिया कि उन्हें क्या काम किस समय करना चाहिए। But then again others said there were some things which could not wait to be led before a council. अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दिया था राजा को कि राजा को एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ पीपल्स बना लेना चाहिए। आज एक बुद्धिमान लोगों की टीम होगी जो राजा को समय समय पर एडवाइस करके बताएंगे कि हाँ आज के समय में आपके लिए ये सबसे ज़रूरी काम है, फिर उसके बाद में ये ज़रूरी काम है, और राजा उस हिसाब से काम किया करेंगे। तो अब यहाँ पर एक बात उठती है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, राजा हमेशा अपने काउंसिल पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि काउंसिल के लोग मीटिंग करके तय करके बताएं कि राजा को ये काम करना है तभी राजा ये काम करेंगे। कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जहां पर राजा को तुरंत फैसला लेना होगा, और ऐसा होता है। But about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult magicians. तो इसी चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों ने ये भी राजा से कहा कि राजा को जादूगर की सहायता लेनी चाहिए। यहाँ पर यह बताना सही होगा कि पहले के समय में ऐसा होता था कि जो लोग भविष्य बता सकते थे, भविष्य को देख सकते थे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, तो लोग अक्सर उन्हें जादूगर कहा करते थे। तो इसी तरह से कुछ लोगों ने राजा को सलाह दिया कि राजा को जादूगर की मदद लेनी चाहिए, जादूगर ही बता सकता है कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज कल के समय में क्या होता है, इस काम के लिए अलग लोग होते हैं। दे आर यूज्ड टू बी ज्योतिषी।
ज्योतिषी होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, फॉर्चून टेलर्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हर सवाल के लिए उन्हें अलग, पहले सवाल के लिए भी उन्हें अलग अलग जवाब मिले। So equally various were the answers to the second questions. Some said the people, the kind most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. तो जैसे पहले सवाल के जवाब में लोगों ने अलग अलग जवाब सुझाया, उसी तरह से जो दूसरा सवाल था कि कौन से लोग आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, सबसे नेसेसरी हैं, इसके जवाब में भी लोगों ने राजा को बताया कि राजा के लिए उनके काउंसलर सबसे इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, जो पुजारी होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ने कहा कि डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी सजेशन दिया कि नहीं, जो सैनिक हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, दे आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल फॉर द किंग। अब आगे देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में लोगों ने उन्हें क्या समझाया। सो टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, some replied that the most important thing in the world was science, others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship। तो लोगों ने बताया कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है साइंस और टेक्नोलॉजी का काम। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, लड़ाई लड़ना है ना, वारफेयर, लड़ाई लड़ना, युद्ध कौशल डेवलप करना, मिलिट्री ट्रेनिंग करना, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि तीसरे सवाल के जवाब में लोगों ने बताया कि आपके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने बताया कि लड़ाई लड़ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने बताया कि आपके लिए पूजा पाठ करना, रिलीजियस वर्शिप, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इस तरह के जवाब से तो राजा को कन्फ्यूजन होगा ही, और मुझे लगता है राजा कन्फ्यूज हो गए होंगे। ही कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिप्लाई। तो अब क्या हुआ आगे, ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, द किंग एग्रीड विथ नन ऑफ देम एंड गेव द रिवार्ड टू नन। चूँकि सारे जवाब अलग अलग थे और राजा उससे कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, सहमत नहीं हो पा रहे थे, तो राजा ने किसी को इनाम नहीं दिया, और उनके लिए ये रहा कि भाई नहीं, मुझे तो इस सवालों का जवाब जानना ही जानना है। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम। तो अब राजा ने सोचा कि नहीं, मुझे इन सवालों का जवाब खुद ही ढूंढना होगा। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने एक बहुत ही पहुँचे हुए वनवासी के बारे में, ऐसे लोग जो जंगलों में जाकर के रहते हैं, थोड़े से साधु संत जैसे स्वभाव के होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिन्हें बाकी की दुनिया से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही एक वनवासी, एक जंगल में रहने वाले हर्मिट थे, उनके पास में राजा ने जाने की सोची, जिनके बारे में ये चर्चा थी कि वो जो वनवासी है वो बहुत ही बुद्धिमान है ना। हर्मिट का मतलब क्या होता है, वन हु हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड फॉर रिलीजन, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, और आमतौर पर आम जिंदगी से हट करके जीते हैं। तो इस कहानी में भी आगे हम लोग इन्हें हर्मिट ही बोलेंगे। ओके, सो द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड which he never quitted, and he received none but common folk. So the king put on simple clothes, and before reaching the hermit cell, dismounted from his horse, and leaving his bodyguards behind, and went on alone. तो जब राजा ने सोच लिया कि उसे जाकर के उस वनवासी से, उस हर्मिट से मिलना है, तो उन्होंने पता किया कि हाँ, वो हर्मिट किन लोगों से मिलते हैं। तो ये पता चला कि वो जो हर्मिट हैं वो हमेशा अपने झोपड़े में वहीं रहते हैं। एक उन्होंने झोपड़ी बना रखी है, वो उसी में रहते हैं, और वो किसी से भी नहीं मिलते। वो आमतौर पर गांव के जो सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों से मिलते हैं। तो जब राजा को ये बात पता चल गई तो उन्होंने क्या किया, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, उन्होंने भी भेष बदल लिया। उन्होंने जैसे आम किसान होते हैं, साधारण लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के जैसा सिंपल कपड़ा पहन लिया,
और जब वो हर्मिट की झोपड़ी के पास में पहुंचने वाले थे तो उससे पहले ही वो अपने घोड़े से उतर गए और अपनी पूरी सैनिक सेनापति इन सब लोगों को, जो भी लोग उनके साथ चल रहे थे, उन सबको पीछे छोड़ दिया और वहाँ से वो अकेले ही उस हर्मिट के पास में गए, है ना। सो व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट वाज डिगिंग अर्थ इन फ्रंट ऑफ हिज हट। और जब राजा उस हर्मिट के पास में पहुँचते हैं तो वो क्या कर रहे थे, वो खुदाई का काम कर रहे थे। उनके झोपड़े के पास में जो ज़मीन थी, जो खेती की ज़मीनें थीं, उसमें वो खुदाई का काम कर रहे थे। सो सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग। तो जब हर्मिट ने राजा को देखा तो एक नज़र देखा और उसका अभिवादन किया, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा कुछ, है ना, सुप्रभात, ऐसा कुछ कहा होगा। और ये कहने के बाद में उन्होंने अपना खुदाई का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ्ड हेवीली। तो इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो जो हर्मिट थे वो बूढ़े थे, कमज़ोर थे। और एक बूढ़ा आदमी, कमज़ोर आदमी जब अपने खेत में फावड़ा चलाएगा तो उसे थकान तो महसूस होगी, कमज़ोरी तो महसूस होगी। तो ऐसा लिखा है इस कहानी में कि जब भी वो उसमें खुदाई का काम कर रहे थे, वो फावड़ा चला रहे थे, तो वो उनकी सांसें बड़ी गहरी गहरी चल रही थी, हाँफने की आवाज़ें आ रही थी, है ना। हाँफने की आवाज़ आप कैसे जज कर सकते हो? आप जो बच्चे दौड़ते नहीं हैं, अगर उन्हें अगर कोई बोले कि भाई तुम 100 मीटर दौड़ करके आओ, तो 100 मीटर दौड़ करके आने के बाद जब आप रुकोगे, देन यू कैन रियलाइज द सिचुएशन ऑफ ब्रीदिंग हैविली, कि कैसे हाँफना किसे कहते हैं या तेज तेज सांस लेना किसे कहते हैं। ओके, सो द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need? And whom should I therefore pay more attention to than to the rest? And then what affairs are the most important and need my first attention? तो राजा ने उससे क्या कहा? राजा ने कहा कि मैं आपके पास में आया हूं और मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए। कौन कौन से 3 सवाल? वही 3 सवाल जो हम इस कहानी में स्टार्टिंग से ही रिपीट कर रहे हैं। तो सवाल क्या क्या हैं कि राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड हु आर द पीपुल आई मोस्ट नीड, मतलब कौन से लोग सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ में ये चीज़ कि कौन सा काम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पर मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ओके, सो द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग। तो वो जो वनवासी थे, वो जो महात्मा थे, उन्होंने राजा के 3 सवाल सुन लिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंडेड रिकमेंस्ड डिगिंग। उन्होंने फिर से अपना हाथ फावड़ा पर लगाया और फिर से अपना खुदाई करने का काम शुरू कर लिया, है ना। You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. अब राजा को यहाँ पर थोड़ी सी राजा के मन में दया की भावना आ गई। तो उन्होंने हर्मिट से कहा कि आप थक गए होंगे, आप थके हुए हैं, आप मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए, ये कुदाल दे दीजिए और मैं आपके लिए काम करता हूँ। Thanks, said the hermit and giving the spade to the king, he sat down on the ground. तो हर्मिट ने कहा, महात्मा ने कहा कि ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से वो फावड़ा राजा को दे दिया और वहीं बगल में वो आराम के लिए थोड़ा सा बैठ गए। नाउ सी व्हाट हैपेंड। सो व्हेन ही हैड डग 2 beds, द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर बट रोज, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट ए व्हाइल एंड लेट मी वर्क ए बिट। तो जब राजा ने 2 क्यारियां बना ली, तो यहाँ पर एक टर्म है बेड। तो बेड का मतलब तो बिस्तर होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम खेतों में काम करने की बात कर रहे हैं तो लोग एक बड़े खेत में छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं। सपोज करो यू आर गोइंग टू कल्टिवेट वेजिटेबल्स, आपको सब्जियों की खेती करनी है और आपके पास एक बड़ा सा खेत है। देन व्हाट विल यू डू?
सारी की सारी सब्जी खेत में तो नहीं लगा लेंगे ना। हाँ, वी विल हैव टू मेक सम बेड्स, हमें क्यारियाँ बनानी होंगी। आप एक क्यारी में मिर्ची लगाओगे, एक क्यारी में गोभी लगाओगे, दूसरी क्यारी में गाजर लगा सकते हो, चौथी क्यारी में आलू लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेड का मतलब है क्यारी। तो जब राजा ने 2 क्यारियाँ बना ली तो उसके बाद राजा रुक गए और उन्होंने फिर से अपना क्वेश्चन दोहराया उस हरमिट के सामने में, उस महात्मा के सामने में। लेकिन हरमिट ने सुन तो लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और अब वो उठ कर के खड़े हो गए, उन्होंने जरा सा अपना हाथ पैर सीधा किया एंड आस्क्ड द किंग फॉर द स्पेड, उन्होंने राजा से मांगा वो फावड़ा कि ठीक है अब आप आराम कर लो और मुझे थोड़ा सा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। 1 hour पास एंड अनदर, लेकिन राजा ने उनको फावड़ा नहीं दिया और वो खेत तैयार करने का काम, खुदाई का काम उन्होंने जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा और भी बीत गया, ठीक है। सो द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो राजा को काम करते करते देर हो गई और अब सूरज भी डूबने को हुआ, शाम हो गई, है ना। तो राजा ने फावड़ा को एक किनारे ज़मीन पर रख दिया और उन्होंने उस महात्मा से, उस हरमिट से फिर कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास में अपने सवालों के जवाब के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं तो बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊंगा। तो उसी समय कुछ और बात होती है। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज। तो तभी महात्मा ने कहा कि देखो देखो कोई दौड़ता हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो पहले हम लोग इस मामले को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हु इट इज, ये कौन आ रहा है हम लोगों के पास में। ओके, so the king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fell fainting on the ground moaning feebly. तो अब राजा और वो जो वनवासी हैं, महात्मा हैं, उनके पास में एक आदमी दौड़ता हुआ भागा हुआ चला आ रहा था जंगल में से, और वो जो आदमी था उसकी दाढ़ियाँ बढ़ी हुई थी, बेयर्डेड मैन, ठीक है। अच्छा, और उस आदमी ने अपने पेट को दबा रखा था, जहाँ से पेट के पास से खून बह रहा था, और वो दौड़ता हुआ चला आ रहा था। और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा, वो बेहोश होकर के गिर गया और बहुत बुरी तरीके से कराहने लगा। The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The king washed it as best as he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. तो जब वो आदमी उनके पास आकर के गिर गया तो राजा और उस महात्मा ने, इन दोनों ने जल्दी से उसके कपड़े खोले। उसके बाद में देखा कि उसके पेट में एक बड़ा सा घाव है। तो राजा ने उसके घाव को धोने की कोशिश की और बैंडेज किया अपने रुमाल से, टॉवेल से। राजा और उस वनवासी, राजा और हरमिट दोनों ने मिल करके जो भी वो बढ़िया से बढ़िया कर सकते थे। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वाश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड। लेकिन वो जो खून बह रहा था उसके पेट से, वो रुक ही नहीं रहा था। तो राजा और उस महात्मा को ये काम बार बार करना पड़ा कि उन्होंने बार बार उसके घाव की सफाई की और बैंडेज लगाया। So when at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. और जब उसका खून बहना बंद हो गया और उस आदमी को थोड़ी सी राहत महसूस हुई तो उसने कुछ पीने को मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. Meanwhile the sun had set and it had become cool. तो राजा ने उसे ताज़ा पानी ला करके दिया और उसने इसको पिया। थोड़ी देर के बाद में सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और अब ये थोड़ा सा ठंडा का मतलब ठंडक वाला मौसम भी हो गया। शाम हो गई, सूरज डूब गया, तो रात में थोड़ी सी ठंड तो होती है ना।
तो अब क्या हुआ? सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the king was so tired with his work and with the work he had done that he crouched down on the threshold and fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. तो जब उस आदमी का खून बहना बंद हो गया, उसके बाद इन लोगों ने उसे पानी पिलाया, उसके बाद रात का समय होने चला, तो राजा और महात्मा इन दोनों ने मिलकर के उस घायल आदमी को वो उठा करके ले गए, उसे उठा करके झोपड़े के अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया. और बिस्तर पर लेटने के थोड़ी देर के बाद में उस आदमी ने आंखें बंद कर ली और शांत हो गया. शांत हो गया इसका मतलब है ही फेल्ट अस्लीप. वो आदमी सो गया, है ना. अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई राजा ने भी दिन भर बहुत सारा काम किया था. हाँ, वो वहाँ पर चल करके आया था, उसके बाद उसने उस हर्मिट के लिए खेत तैयार किया, फावड़ा चलाया, उसके बाद भी उसने काम किया कि उस घायल आदमी की मदद की, उसकी घाव की सफाई का काम किया, बैंडेज किया. तो इस वजह से राजा भी थक चुका था. सो इसीलिए वो भी सो गया और उसको मतलब बेड पर तो वो घायल आदमी सो रहा था और राजा बेड के बगल में नीचे ज़मीन पर फर्श पर ही उसे नींद आ गई और उसे इतनी गहरी नींद आई कि क्या कहें. और गहरी नींद आने की भी वजह है क्योंकि उसने दिन में फिजिकल लेबर किया था, है ना. सो व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग इट वाज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. तो जब सुबह हुई तब जाकर के राजा की नींद खुली और राजा को थोड़ा सा समय लगा ये तय करने में, समझने में कि राजा इस समय कहाँ पर है, कैसे सोया हुआ है, किन के पास में आया हुआ है और सामने बिस्तर पर ये कौन सा आदमी है जो लगातार उसे चमकती हुई आंखों से देख रहा है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने, जो कि घायल था, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए. किससे कहा उसने? उसने राजा से कहा. जैसे ही वो जगा तो उसने राजा से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए. अब राजा के लिए सरप्राइज होने की बात थी. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा कहता है कि भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और ऐसी क्या बात है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूं. You do not know me but I know you. I am that enemy of yours who sought to revenge himself on you. Because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. तो यहाँ पर वो दाढ़ी वाला घायल आदमी राजा से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपके उन दुश्मनों में से हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है. स्वीयर, स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना, रिवेंज, बदला लेना. तो आदमी बोलता है कि मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई है. और क्यों बदला लेने की कसम खाई है? क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी लगा दिया है. एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी लगा देना. और मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है. आपने मेरे भाई को फांसी लगा दिया है और उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके महल पर कब्जा कर लिया है. और मुझे ये बात पता थी कि आप इस हर्मिट से, इस महात्मा जी के पास में मिलने आ रहे हो, तो इसीलिए मैंने ये प्लानिंग की थी कि जब आप यहाँ से घर लौट रहे होगे देन आई विल किल यू, तब मैं आपको जान से मार दूंगा. अब आगे वो कहता है कि बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. तो आदमी कहता है कि मैंने सोचा था कि जब आप यहाँ से लौटोगे तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा. लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप यहाँ से लौटे ही नहीं. तब मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर निकल आया ये देखने के लिए कि आप हो कहाँ पे.
और तभी आपके बॉडीगार्ड सिपाहियों ने मुझे देख लिया और पहचान लिया और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आगे वो कहता है कि आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। तो वो आगे कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बॉडीगार्ड से बच कर के आया हूँ और मुझे तो लगता है कि अगर मेरा खून बहता रहता तो मैं तो मर ही जाता, लेकिन आपने मेरे घावों की ड्रेसिंग की है, मेरे घाव को साफ किया है। तो मैं तो आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई है। सो नाउ इफ़ आई लाइव and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me. तो वो घायल आदमी फिर से कहता है कि मैं तो आपको मारना चाहता था और उल्टे आपने मेरी जान बचाई है। तो अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ और अगर आप चाहो तो मैं आपके सबसे विश्वासी, सबसे फेथफुल, सबसे लॉयल स्लेव, गुलाम के तौर पर रहूँगा, आपकी बातें मानूंगा और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा कि वो भी आपके लिए यही करें और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physicians to attend upon him and promised to restore his property. तो राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा के खुश होने की बात क्या थी कि भाई राजा की अपने दुश्मन के साथ में मित्रता हो गई, शांति हो गई और ये बड़ी आसानी से हो गया। दूसरी बात कि राजा को एक अच्छा सा दोस्त मिल गया। तो राजा ने उसको माफ़ ही नहीं किया, राजा ने ये भी कहा कि वो अपने नौकर को उसको साथ में भेजेंगे, अपने लोगों को उसके साथ में भेजेंगे, साथ में अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर को भी उसके साथ भेजेंगे जो उसकी देखभाल करेगा। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी सीज की हुई प्रॉपर्टी को वापस दे देंगे उसे, है ना। तो आई थिंक द किंग वॉज वेरी काइंड हार्टेड। Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answers to the question he had put. तो अब जब उस घायल आदमी की बातें हो गई, वो आदमी वहाँ से चला गया, तो राजा ने फिर से सोचा। वो जब लौट रहा था तो उसके मन में आया कि क्यों ना वो एक बार उस महात्मा जी से, उस हर्मिट से फिर से पूछे और रिक्वेस्ट करे कि क्या वे उसके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जैसे ही राजा बाहर निकल कर के देखता है तो देखता है कि वो जो वनवासी हैं, वो जो महात्मा हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं। वही खेत जिसमें पिछले दिन उन्होंने खुदाई करके तैयार किया था, क्यारियाँ बनाई थी। तो वो जो हर्मिट हैं उसमें बीज डाल रहे हैं। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो राजा ने उनके पास जाकर के कहा कि मैं बस अब आखिरी बार आपसे प्रे कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे सवाल के जवाब दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो ये ध्यान देने की बात है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि भाई तुम्हें तो तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। तो वो हर्मिट अभी भी जमीन पर अपना खेतों में बीज डालने का काम कर रहे थे, झुके हुए थे। उन्होंने बस राजा की तरफ सिर घुमा करके कहा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको आपके सवालों का जवाब तो मिल गया। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। अब ये राजा के लिए चकरा जाने की बात थी, सरप्राइज होने की बात थी। तो वो कहते हैं कि हाउ आंसर्ड, कि आपने इसका जवाब मुझे कहाँ दे दिया और आपके कहने का क्या मतलब है। तो अब वो हर्मिट राजा से क्या बोलते हैं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you
and you would have repented for not having stayed with me. तो वो हर्मिट राजा से बोल रहे हैं कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि अगर कल तुम्हें मेरी स्थिति पर दया नहीं आती और तुमने मेरे खेतों के लिए क्यारियां नहीं बनाई होती, खुदाई का काम नहीं किया होता, उसके बदले में तुम मेरे पास आकर के चले गए होते तो क्या हुआ होता? उस आदमी ने, उसी दाढ़ी वाले आदमी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया होता, है ना, और तुम्हें इस बात का हमेशा पश्चाताप होता। यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विथ मी। तुम्हारे मन में ये लगता रहता कि ओहो, काश कि मैं महात्मा जी के पास में, हर्मिट के पास में रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वे आर डिगिंग द बेड्स। तो यहाँ पर ये पहले सवाल का जवाब है। क्या है जवाब? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वे आर डिगिंग द बेड्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जिस समय तुम मेरे लिए क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए भलाई का काम करना मतलब मेरे लिए खुदाई का काम करना, वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। आगे देखते हैं कि आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were attending upon him। तो यहाँ पर हर्मिट ने, महात्मा जी ने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि जब वो आदमी दौड़ता हुआ हम लोगों के पास में आ रहा था और तुमने उसे अटेंड किया, है ना, तुमने उस घायल आदमी की सेवा की, उसके घावों की ड्रेसिंग की। फॉर इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। तो अगर तुमने उसकी सेवा नहीं की होती, घावों की ड्रेसिंग नहीं की होती, तो वो मर गया होता और कभी भी तुम्हारे साथ में शांति वाला समझौता नहीं हो सकता था, है ना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उस समय के लिए वही तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ होम यू आर, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else. And the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life। तो ये जो आखिरी पैराग्राफ है, ये मैं फिर से दोहराना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर ही इस कहानी का मोरल लेसन है, इस कहानी का कंक्लूजन है। जो हर्मिट बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? रिमेंबर देन, याद रखो कि देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक ही समय सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, जिस समय में तुम्हारे पास कोई काम करने का पावर होता है, जब आपके हाथ में काम करने की शक्ति होती है, जब आप वो काम कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इज ही विथ होम यू आर, और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है? आप जिसके साथ में हो, उस समय में जिसके साथ में हो। सो द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ होम यू आर, एंड फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनीवन एल्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्पस एलोन वाज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ। तो वो महात्मा कहते हैं कि वही समय सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस समय में आपके पास में काम करने की शक्ति है, और उस समय आप जिस आदमी के साथ में हो वही आदमी सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है, और उस आदमी के लिए आप जो भी अच्छा से अच्छा भलाई का काम कर सकते हो वही सबसे इम्पॉर्टेंट अफेयर है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और साथ में वो महात्मा, वो हर्मिट ये भी कहते हैं कि यही एक काम तो है जिसके लिए मनुष्य को इस जमीन पर भेजा गया है, मनुष्य को ये जीवन मिला है। किस काम के लिए मनुष्य को जीवन मिला है? मनुष्य को जीवन मिला है दूसरों की भलाई करने के लिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड विथ अदर्स, वी शुड ऑलवेज बी काइंड विथ द पुअर, वी शुड ऑलवेज बी काइंड विथ द नीडी फेलो। तो जिन लोगों को हमसे मदद की ज़रूरत है, जिनकी हम मदद कर सकते हैं, जो हमारे सामने में कमज़ोर हैं, गरीब हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। और
अगर इफ़ वी आर स्ट्रांग, इफ़ वी आर कैपेबल, वी शुड हेल्प देम। अगर हमारे पास में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इसी काम के लिए इस ज़मीन पर, इस धरती पर भेजा है, हमें ये जन्म दिया है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हर्मिट बता रहे हैं, और इस तरीके से उन्होंने राजा के इन तीनों सवालों का जवाब दिया। सो दैट्स द एंड ऑफ योर स्टोरी। I will be conducting a follow-up session for the story again in the next lecture. So the follow-up lecture will be having all the necessary guidelines and help for you required for answering the questions based on this chapter. तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं, whether they are objective questions or they are subjective questions or they are related with the grammatical portion, I will be helping you with the next follow-up lecture session of this chapter. तो मैं एक बार आपसे बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल का नाम याद रखें। मेरा YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग। I will be conducting more and more lecture sessions for you all students. The subjects would be covered as English, science, social studies, computer science. I may also conduct the lecture sessions for Hindi also. So keep listening my lectures and I will be waiting for your valuable comments for the post. ठीक है, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, बाकी सारे स्टूडेंट्स में भी शेयर कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपकी पढ़ाई के पर्पज़ के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।